अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है यील्ड। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आपको ये भी पता होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक रिएक्टेंट जो कि लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट जो कि राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। जब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की प्रीवियस लेक्चर में, सारा का सारा फोकस हमारा रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पे था, रिएक्टेंट्स की तरफ था, और उन रिएक्टेंट्स में से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को फाइंड आउट कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करेगा? वो हमारे पास रिएक्शन की राइट साइड के ऊपर बेस करेगा। मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बाकायदा से स्टूडेंट्स। सबसे पहले यील्ड को अगर मैं उर्दू में डिफ़ाइन करूँ तो इसको कहते हैं, उर्दू में अगर मैं इसको कहूँ कि इसका क्या मतलब है, तो यील्ड कहते हैं पैदावार को। ठीक है, इन सेंस ऑफ केमिस्ट्री हम यील्ड को कहेंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यील्ड हमारे पास क्या हो सकता है सिंपल सेंस में, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम इसको डिफाइन करें प्रॉपर तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो हम केमिकल रिएक्शन के दौरान हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो हम केमिकल रिएक्शन के दौरान हासिल करते हैं उसको हम यील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, यील्ड की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स है हमारे पास यील्ड की। एक है एक्चुअल यील्ड और दूसरे हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। अब स्टूडेंट्स इनको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम उसकी जो यील्ड की टाइप्स हैं उसमें से पहली टाइप को एक्सप्लेन करते हैं, वो है एक्चुअल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड आपके पास क्या होती है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स की अमाउंट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान हासिल हो एक्सपेरिमेंटली। मतलब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट की जो अमाउंट आएगी वो होगी उसकी एक्चुअल यील्ड। ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों आती है। ठीक है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एक्चुअल यील्ड वो यील्ड जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हासिल हो, उस यील्ड को हम एक्चुअल यील्ड कह सकते हैं। उस यील्ड को हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है, और हमने यही भी कहा कि हमेशा ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। ये हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्योंकि हासिल करते हैं। हमने पहले कैलकुलेशंस की होती हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेशन की होंगी कि हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की टोटल 44 ग्राम अमाउंट बननी चाहिए। लेकिन असल में जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो फिर जो है वो उतनी अमाउंट हासिल नहीं होती। इसकी क्या वजह है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हासिल हो उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं, और ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये हमारे पास कम होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड। इस यील्ड को हम कैलकुलेटेड यील्ड का नाम भी देते हैं और इस यील्ड को हम एक्सपेक्टेड यील्ड का नेम भी देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि आपने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट किया कि आपके पास इतनी यील्ड आएगी प्रोडक्ट की, या प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट आएगी, तो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। ठीक है,
एक्चुअल यील्ड में आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। थ्योरेटिकल यील्ड में आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अंदाज़ा लगा लेते हो कि प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट आपके पास हासिल होगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। ज़ाहिर बात है कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अंदाज़ा लगाया तो हम बिल्कुल भी ज़रा सा नुकसान किए बगैर हम जितने रिएक्टेंट्स होंगे हम उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे प्रोडक्ट की भी उतनी ही अमाउंट हो हमारे पास। मतलब अगर रिएक्टेंट की ज़्यादा अमाउंट है तो हम ये चाहेंगे कि प्रोडक्ट की भी ज़्यादा अमाउंट हो। जितने अमाउंट रिएक्टेंट के लिए गए हों प्रोडक्ट की भी उतनी अमाउंट हासिल हो। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन हम इससे हासिल कर सकते हैं क्योंकि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से बता रहे हैं कि ये हमारे पास इस गिवन केमिकल रिएक्शन की यील्ड होगी। ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, और ये हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जब अपना प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो वो प्रोडक्ट की अमाउंट हमारी एक्सपेक्टेशन से कम होती है। ठीक है, वो क्यों होती है उसकी रीजंस भी हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इस केस में हमारे पास अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल यील्ड के मुकाबले में, क्योंकि हमने उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि मेरे पास जो है हाइड्रोजन है 2 मोल और 1 मोल मेरे पास ऑक्सीजन है और मेरे पास वाटर बनेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन लिया, 1 मोल मैंने ऑक्सीजन लिया और मैंने एक्सपेक्ट किया कि मेरे पास 2 मोल ही वाटर बनेगा, तो ये मेरी थ्योरेटिकल यील्ड है। या फिर अगर मैं ग्राम में बात कर लूँ कि 4 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया, 32 ग्राम मैंने ऑक्सीजन लिया और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे पास 36 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेगा, 36 ग्राम ही वाटर बनेगा, तो ये मेरी थ्योरेटिकल यील्ड है। मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अंदाज़ा लगाया, मतलब मेरे पास रिएक्टेंट की जो अमाउंट थी मैंने उसको कैलकुलेट किया, मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया और कैलकुलेट करके मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मेरे पास इतनी अमाउंट का प्रोडक्ट हासिल हो सकता है, तो ये मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं जो हमने पीछे आपको बताया था कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों आती है। ठीक है, उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्यों हमारी यील्ड हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आती आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। उसकी सबसे बड़ी वजह प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर, ठीक है, कि हमारे पास एक ऐसा वर्कर है जिसके पास कोई तजर्बा नहीं है, जो तजर्बाकार नहीं है। तो अगर किसी के पास तजर्बा नहीं है तो उसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हो सकती हैं। मतलब जब वो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होगा तो मैं भी, क्योंकि ना तजर्बा होने की वजह से वो जो रिएक्शन कर रहा होगा उसके दौरान बहुत सारी खामियां हो सकती हैं। मे बी वो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे उसको वो प्रॉपरली हैंडल ना कर पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना नहीं बना। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर हैज़ मैनी शॉर्ट कमिंग, कि एक ना तजर्बाकार जो आदमी है, जो काम करने वाला है, उसके अंदर बहुत सारी खामियां हो सकती हैं। मे बी वो रिएक्शन को उस तरीके से कैरी ना कर पाए, उस तरीके से प्रोसीड ना करवा पाए जिस तरीके से एक तजर्बाकार शख्स उस रिएक्शन को या उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अपने तजर्बा ना होने की वजह से हो सकता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट लॉस हो जाए और हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड हमारी कम आती है थ्योरेटिकल यील्ड से। दूसरी क्या बात है, साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट। ठीक है, साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं। हमने तो लिया है कार्बन और ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास ये जो कार्बन है इसके साथ साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो हमारे पास, मे बी वो सल्फ़र प्रेजेंट हो यहाँ पे, और वो जो सल्फ़र है वो इस ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना दे। ठीक है, हो सकता है कि जो हवा में हमारे पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन जो हमने ली है वो ऑक्सीजन हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में हो, उस ऑक्सीजन के साथ भी कोई दूसरा एलिमेंट अटैच हो।
तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो हासिल नहीं होगा, साइड रिएक्शन होंगे। मे बी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तो बना रही है, ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। मे बी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाए, तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं था। तो इसका मतलब है कि कुछ और भी प्रोडक्ट बने हैं जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग बने हैं, लेकिन वो बने हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की अमाउंट होनी थी वो नहीं हुई। तो हम कहते हैं कि साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट, तो साइड रिएक्शन की वजह से कुछ बाय प्रोडक्ट भी बन सकते हैं जिनको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। इस वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। उसके बाद रिएक्टेंट में भी इम्प्योर, कि जो हम रिएक्टेंट्स लें यहाँ पे कार्बन या ऑक्सीजन, वो हमारे पास 100% प्योर फॉर्म में ना हो, उनके साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट अटैच हो, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं है। तो कैसे हमारा प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में आ सकता है, कैसे उतना प्रोडक्ट आ सकता है जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये भी रीज़न है प्रोडक्ट की कम अमाउंट हासिल होने की, एक ये भी रीज़न है एक्चुअल यील्ड के कम होने की। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैकेनिकल लॉस हो जाए। मैकेनिकल लॉस, अब ये मैकेनिकल लॉस कैसे हो सकता है? ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान मैकेनिकल लॉस हो सकता है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अगर प्रॉपरली कैरी नहीं किया, ठीक है, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करवाई, तो भी हमारा जो एक्चुअल यील्ड है, हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो उतना नहीं आएगा, वो जो है वो कम आएगा। एक्चुअल यील्ड हमारे पास कम आएगी अगर फिल्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली कैरी ना किया गया हो। उसके अलावा अगर डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमने प्रॉपर कैरी ना किया, कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जब हम सेपरेट करते हैं, तो अगर हमने यही प्रोसेस भी प्रॉपरली कैरी आउट नहीं किया, जैसे कि हमने कहा कि इनएक्सपीरियंस वर्कर है, तो मे बी वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस को भी प्रॉपरली कैरी आउट ना कर सके, प्रॉपरली परफॉर्म ना करवा पाए, वो कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे उस तरह से ना सेपरेट कर पाए जैसे कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन कर सकता है, तो उस वजह से भी प्रोडक्ट की अमाउंट लॉस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? उसके अलावा हमारे पास जो सेपरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल की मदद से हम जो दो कंपोनेंट्स को आपस में सेपरेट करते हैं, मे बी हम उन दोनों कंपोनेंट्स को बिल्कुल प्रॉपरली सेपरेट ना कर पाएँ, उस दौरान भी हमारे पास क्या हो सकता है? प्रोडक्ट की अमाउंट लॉस हो सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग वॉशिंग के दौरान हम अपने क्रिस्टल्स को वॉश कर रहे हों और वॉश के दौरान हम अपने आधे क्रिस्टल्स को, अपने आधे प्रोडक्ट को बहा दें, तो हमारा ज़ाहिर बात है कि वो प्रोडक्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं आएगा ना फिर फाइनल में। इसी तरह से ड्राइंग, कि हम अपने क्रिस्टल को ड्राई कर रहे हैं और ड्राई इसी तरीके से कर रहे हैं कि फ़िल्टर पेपर्स के दरमियान प्रेस करके ऐसा दबाया उसको कि वो जितने भी हमारे क्रिस्टल्स हासिल हुए थे ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, या जो भी हमारा प्रोडक्ट था वो फ़िल्टर पेपर के साथ अटैच हो गया, तो तब जब आप उस प्रोडक्ट को देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो उतना नहीं होगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तो ये सारी की सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट आपके पास कम आ सकती है। ठीक है, साइड रिएक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा एक और भी रीज़न है कि रिएक्शन में भी रिवर्सिबल होने की वजह से भी प्रोडक्ट की कम अमाउंट हासिल होती है। कि हमने कहा ए और बी और हमारा प्रोडक्ट था सी, हमने तो ये एक्सपेक्ट किया, हमने कहा कि रिएक्शन कंप्लीट है, हालांकि रिएक्शन हमारा था रिवर्सिबल, और आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो इस केस में भी क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, तो हमने जितनी यील्ड एक्सपेक्ट की थी उतनी यील्ड हमारे पास हासिल नहीं होती। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास रह गया था परसेंटेज यील्ड। इसको हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? इट इज़ द रेशो बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल यील्ड को हमने थ्योरेटिकल यील्ड
इनकी रेशो लेनी है एक्चुअल यील्ड की और थ्योरेटिकल यील्ड की और मल्टीप्लाई करना है उसको 100 के साथ, तो ये हमारे पास कौन सी यील्ड आ जाती है, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, रिएक्शन की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज यील्ड। द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज यील्ड, कि हम परसेंटेज यील्ड की मदद से एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं कि रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, कैसे, हमने रेशो लेनी है, एक्चुअल यील्ड को हमने न्यूमरेटर में, थ्योरेटिकल यील्ड को डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आती है परसेंटेज यील्ड। होप सो आपको जो है वो यील्ड का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।